बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में मैं बहुत मज़ेदार मुद्दों पर आपसे बात करता हूं। आज का मज़ेदार मुद्दा जो है वो इंडोर स्टेडियम अजमेर से जुड़ा हुआ है और बहुत इशारे से मैंने व्यंग करने की कोशिश की है। बाद में जब ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तब मैं आपको इसका पर्दा, इसकी पटकथा से जो पर्दा है वो खोल दूँगा। आज का कार्यक्रम बड़े मज़ेदार जुमले से शुरू कर रहा हूँ। उन शेरों की फौज से डरने की ज़रूरत नहीं जिनका नायक चूहा हो, क्योंकि वो हर शेर को चूहा बना देगा। मगर उन चूहों की फौज से डरने की ज़रूरत है जिसका नायक शेर हो, क्योंकि वो हर चूहे को शेर बना देगा। इस जुमले को 2 बार पढ़ें और अपनी डायरी में नोट कर लें। इंडोर स्टेडियम का हर दौर चर्चाओं में रहा, तब भी जब स्वर्गीय मूलचंद जी चौहान जैसा शेर चूहों की फौज का नायक था। उन्होंने धनराज जैसे चूहे को शेर बना दिया था, लेकिन उस शेर के निधन ने शेरों की फौज का नायक चूहे को बना दिया। इलायची बाई का शहर अजमेर धन्य हुआ। इंडोर स्टेडियम के शेरों का नायक एक चूहा बन गया और चूहा देखता रहा। शेरों की पूरी फौज चूहों में तब्दील हो गई, एक एक करके पूरे स्टेडियम को कुतर गई। आज स्टेडियम का मूल स्वरूप अपना वजूद खो चुका है। बड़े बड़े शेर चूहों के बिल में घुसे हुए हैं। 1-2 शेर जो बच गए थे, उन्होंने 2 प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कोतवाली में FIR क्या दर्ज कराई। चूहों के पेट का खून पानी बन गया। नायक चूहा शेरों का नायक बन गया और अब वही शहर के कुछ अन्य चूहों से मिलकर शेरों को धमका रहा है। जिस शेर की मांद को अधिकारियों ने कोर्ट के आदेशों की परवाह किए बिना बाबरी मस्जिद की तरह ढहा दिया, उन दोषी अधिकारियों को बचाने के लिए चूहा कुछ भूमाफियाओं के साथ मिलकर इस्तगासा वापस लेने का दबाव बना रहा है। इसके पीछे की कहानी यह है कि मूलचंद चौहान ने जिसे शेर बनाकर दुनिया दिखाई, फर्श से अर्श तक पहुंचाया, मामूली से कर्मचारी को बब्बर शेर सिद्ध करवाया, वही अब उच्चाधिकारियों के चपेट में आकर चूहा हो गया है। पिछले दिनों इस चूहे के खिलाफ नगर निगम के एक नुमाइंदे ने गबन का केस दर्ज करवाया। आरोप लगाया कि रोक के बावजूद उसने बड़ी मात्रा में पैसे बैंक से निकाल लिए। पहली बात तो अधिकारी सोए हुए थे। अचानक उनकी नींद तब उड़ी जब स्टेडियम के एक शेर ने 2 अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवा दी। अधिकारी आग बबूला हो गए। तुरंत बदले की आग भभक उठी। इन अधिकारियों में से एक तो आज भी अजमेर में पोस्टेड है। इस बहुचर्चित अधिकारी ने अपने दलालनुमा लोगों से उनके विरुद्ध दर्ज मामला वापस लेने का दबाव बनाने को कहा। चूहे तो डरे ही, साथ ही शेर को भी डरा दिया गया। सुनाया अब इंडोर स्टेडियम के सारे शेर चूहे बन चुके हैं। यह भी सुना है कि एक शेर से चूहा बना बंदा अपने 2 मामले वापस ले रहा है। उसमें यह मुकदमे भी एक प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध हाई कोर्ट में दायर कर रखे हैं। अधिकारियों और उनके चिलगोजों ने पूरा दबाव बना लिया है। इनमें से एक चिलगोजा तो वह है जो शेर की खाल ओढ़कर शेर बन गया, मगर जिसने किसी के दबाव में इस्तीफा दे दिया था। अब टापू सुल्तान के दबाव से मामला शायद वापस लिए जाने की योजना चल रही है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या अदालतों को इन चूहों ने तमाशा समझ लिया है? जब मना करें न्यायाधीशों का कीमती समय बर्बाद कर आदेश करवा लिए जाएं और फिर आर्थिक प्रबंधन के चलते आपराधिक मामले वापस ले लिए जाएं। दूसरा सवाल ये कि क्या इन चूहों के सभी मामले वापस ले लिए गए तो क्या सरकारी शेर गबन का मामला वापस ले लेंगे? यदि दोनों तरफ से ऐसा हुआ तो मैं तो इसे कानून के साथ हुआ बलात्कार ही कहूँगा। शायद दोनों ही पक्ष अदालतों को खेल का मैदान समझते हैं। जब मन में आए न्याय को गुहार लगा दें, जब सेटलमेंट हो जाए मामला वापस ले लें। क्या कोर्ट इस कुत्सित खेल पर रोक लगा सकती है? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा और इस कथा को मैं खोल रहा हूँ। इसके जो पर्दा था उसको हटा रहा हूँ कि जो मैंने ऊपर पढ़ा वो सब कुछ हो चुका है। आज कोर्ट के अंदर चूहों ने अपने मुकदमे वापस लेने के लिए, अपने जो मुकदमे दर्ज करवाए थे वापस लेने के लिए गुहार लगा दी है। और क्या कह रहे हैं उनके विद्वान अधिवक्ता अजय प्रताप वर्मा, ये आप खुद भी सुन लीजिए और जान लीजिए जो कथानक है वो किस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। दर्शकों, देखिए, कुछ दिन पहले इंडोर स्टेडियम में बने तंदूर रेस्टोरेंट को तोड़ने के मामले में न्यायालय के जरिए सदर कोतवाली थाने में तत्कालीन जिला कलेक्टर अंशदीप, हाल नगर निगम के जो कमिश्नर हैं सुशील कुमार जी और स्मार्ट सिटी के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ इस्तगासे के जरिए एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जो तंदूर रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उनके द्वारा। अब यहाँ पता चल रहा है कि जो परिवादी है वह अधिकारियों के दबाव में मुकदमा वापस ले रहे हैं
और यहाँ तक कि जो परिवादी है उनको अभी यहाँ पर एक तरह से मुलजिम के तरीके से जो पुलिस की कस्टडी में यहाँ लाया गया और उनसे प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल करवा दिया गया। ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं उनके जो अधिवक्ता हैं अजय प्रताप जी, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरीके का ये मामला है, किस तरीके का दबाव आपके परिवादी पर बनाया जा रहा है? जी भाई साहब। मैं आज सुबह जब न्यायालय परिसर में आया तब मुझे माननीय न्यायालय द्वारा बुलवाया गया, एसी जमन कोर्ट द्वारा। मैं वहां पहुंचा तो मुझे जानकारी में आया कि यशपाल सिंह जी जो तंदूर रेस्टोरेंट चला रहे थे उनको कोर्ट में लाया गया है। कोर्ट ने कहा कि इन्होंने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है कि ये मुकदमा नहीं चला सकते, ये चलाना नहीं चाहते। तो मैंने कहा सर अब तो इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कोर्ट 156(3) में एफआईआर कटवाने के लिए भेज चुका है और एफआईआर कट जानी चाहिए थी, क्योंकि 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और अगर अधिकारी ने नहीं काटी है तो ये उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और 166 आईपीसी के अपराध की परिभाषा में आता है। और परिवादी इस प्रकार 156(3) सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज होने के आदेश के उपरांत किसी प्रकार से अपनी एफआईआर वापस नहीं ले सकता है। फिर देखा तो उसके साथ में सादा वर्दी में पुलिस वाले थे और नगर निगम के कर्मचारी थे और अन्य व्यक्ति थे। तो उसने परिवादी ने मैंने परिवादी से पूछा, भाई आपने कभी मेरे से संपर्क किया? 156(3) होने के बाद में कहीं मैंने आपको मना किया कि भाई मैं आपकी पैरवी नहीं करना? बोले नहीं साहब, मैं कभी आया ही नहीं। तो मैंने कहा आपने प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्य कैसे लिख दिए और किसके कहने से लगे? जब उसके परिवार के साथ संबंधित शपथ पत्र का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि नगर निगम के कोई JLO जितेंद्र खत्री के द्वारा ये आइडेंटिफिकेशन किया गया है परिवादी का। ये इसका नाम मैं आपको अभी दिखा दूंगा, इसमें लिखा हुआ है रजत बंसल जी के द्वारा इसको नोटराइज किया गया है। जब नगर निगम इसमें खुद मुलजिम है तो उनका ही कर्मचारी, उनका ही अधिकारी पद पर होते हुए किस प्रकार से उसने न्यायालय में इसकी उपस्थिति दी परिवादी की और किस प्रकार से उसको पहचान की, इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन कितनी निचले दर्जे की स्तर पर गिर चुका है कि अपने खिलाफ हुई एफआईआर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और अपने खिलाफ नहीं हुई जो एफआईआर है उसके अन्वेषण को प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के कई न्यायिक निर्णय हैं कि अगर कोई व्यक्ति परिवादी पर प्रेशर डालता है, उसको मुकदमा वापस लेने के लिए कोई प्रलोभन या धमकी देता है या उस किसी प्रकार से जांच को प्रभावित करने का कार्य करता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी इस मामले में जो सदर कोतवाली इंचार्ज है उनसे और अन्य न्यायालयों में यह व्यक्तिगत निवेदन रहेगा कि इस प्रकार की जो प्रणालियां हैं कि अगर आज मुकदमा दर्ज करा दिया जाए, कल उसके दबाव में मुकदमा हटवा लिया जाए और पीठ पीछे ब्लैकमेलिंग की जाए, ये सब धंधे बंद होने चाहिए। इस प्रकार के अगर कोई व्यक्ति, आप ये देखिए जितेंद्र खत्री जी खुद JLO नगर निगम अजमेर हैं और वो उसको आके परिवादी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एप्लीकेशन लिखा रहे हैं, तो इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध भी, परिवादी और जितेंद्र खत्री के विरुद्ध भी मुकदमा बनता है कि उन्होंने जो जांच है, अन्वेषण है, उसको गलत दिशा में मोड़ने के लिए, प्रभावित करने के लिए कार्रवाई की है। ये दोनों व्यक्ति भी 193 और 182 आईपीसी के अंतर्गत और 211 आईपीसी के अंतर्गत दोषी हैं और इनके विरुद्ध अदालत को प्रभावित करने, गवाह को प्रभावित करने और अदालत की कार्रवाई में बाधा डालने और अन्वेषण को प्रभावित करने के लिए धारा 384, 385 में मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने शब्द लिखे हैं वो शब्द प्रार्थना पत्र में और शपथ पत्र में बिल्कुल गलत हैं और इन तथ्यों का खंडन करने के लिए मैंने कोर्ट को कहा है कि मैं इन तथ्यों का खंडन करूंगा और जवाब दूंगा और जो व्यक्ति यहाँ उपस्थित थे जिन्होंने इस गवाह को दुष्प्रभावित किया वो करूंगा। क्योंकि गवाह, मैंने जब परिवादी से न्यायालय में पूछा भाई आपने मेरे से संपर्क किया, तो परिवादी ने स्पष्ट मना कर दिया कि सर मैंने इस अर्जी के लिए कभी संपर्क नहीं किया। तो मैंने कहा भाई आप सीधे कैसे पेश हो गए? बोले सर मेरे को इन लोगों ने कहा था, नगर निगम वालों ने और पुलिस वालों ने कि आप चलो, इसलिए हम चले गए। तो जब नगर निगम के अधिकारी और पुलिस कर्मचारी किसी परिवादी को घेर कर न्यायालय में लाकर उसका मुकदमा करा देते तो आप सोचिए प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने की कौन हिम्मत करेगा। और इस तरह का ये प्रशासनिक कर्मचारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का और नगर निगम वाले जिनके खिलाफ खुद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, वो पर्दे के पीछे से अपने कर्मचारियों को भेज के अगर इस तरह से अदालत में झूठे एफिडेविट पेश करा रहे हैं तो मैं तो एक प्रार्थना करूंगा न्यायालय से अपने जवाब में कि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई दर्ज हो और इस पर भी एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए इनके खिलाफ। क्योंकि अब उस परिवादी की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, अब वो मुकदमा कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है जानकारी मांगने के खिलाफ। क्योंकि आईपीसी में ये प्रावधान है कि अगर किसी भी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो वो करा सकता है, परिवादी का स्वयं का होना उसमें कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इसके अब जो कानूनी बिंदु हैं उनको देखकर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वैसे भी
क्योंकि न्यायालय ने परिवाद को जांच में 156(3) में भेज दिया था, एफआईआर हो गई थी, इसलिए भी इस परिवाद को या इस प्रार्थना पत्र को देने की यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है। इससे कोई जांच प्रभावित नहीं होगी, बल्कि हो सकता है कि परिवादी के विरुद्ध स्वयं न्यायालय बाद में झूठा मुकदमा करने में 193 का प्रसंज्ञान ले ले, क्योंकि उसने ये एफिडेविट झूठा दिया है। या तो ये एफिडेविट झूठा है या पहले परिवाद का एफिडेविट दिया है वो झूठा है। तो दोनों एफिडेविट की तुलनात्मक में परिवादी के खिलाफ तो 100% कार्रवाई होना सुनिश्चित होता है। और जिन मुलजिमान ने ऐसी कार्रवाई की है उनके विरुद्ध भी विधि विरुद्ध तरीके से परिवादी को प्रभावित करना, जांच को प्रभावित करना और सही अन्वेषण नहीं होने देने के लिए भी कार्रवाई होगी। और हो सकता है कि हम इसकी कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपतियों को भी प्रेषित करें कि इस तरीके से दबाववश ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, आपने सुना अजय प्रताप जी को, उन्होंने साफ कहा है कि अगर मुकदमा वापस लेना ही था तो वो पहले उन्होंने दर्ज क्यों कराया, या तो पहले दस्तावेज गलत थे या अब जो पेश किए हुए गलत है। और दर्शकों, सबसे बड़ी बात, अगर प्रशासनिक अधिकारी आईएएस अधिकारियों के खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो उन्हें इंतजार करना चाहिए था कार्यप्रणाली का, न्याय प्रणाली का। जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें साफ पता पड़ जाता है कि भाई कौन सच्चा कौन झूठा, किसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे में दबाव बनाकर उस परिवादी के को यहाँ पर लाकर पुलिस की कस्टडी में उनको दबाव बनाकर वापस लेने की एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, कहीं ना कहीं गलत है। आम पब्लिक है, सब समझती है। तो भाई साहब, अब जैसे कि परिवादी बैकफुट पर आ गया है, तो अब आपके तरफ से या किसी और की तरफ से इस केस को और आगे लड़ा जाएगा, क्योंकि पहले स्टे मिला हुआ था। मेरा मानना है कि अगर जो उन लोगों ने कार्रवाई की है अगर वो विधि विरुद्ध है तो मैं क्या कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ मुकदमा कर सकता है, क्योंकि विधि विरुद्ध कार्रवाई के लिए किसी भी व्यक्ति का, संबंधित व्यक्ति का परिवादी होना जरूरी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से अगर ये जानकारी में आता है कि कोई अपराध हुआ है तो वो उस अपराध की प्रथम सूचना दर्ज करा सकता है। और चूंकि ये प्रथम सूचना दर्ज हो गई तो इस प्रथम सूचना में दूसरे व्यक्ति भी पक्षकार बन सकते हैं। केवल परिवादी के वापस लेने से ये परिवाद खत्म नहीं हो जाएगा। आम व्यक्ति भी इसमें डाक के द्वारा सदर कोतवाली के थानाधिकारी को और पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत भेज सकते हैं और इस एफआईआर नंबर में अपना परिवार जुड़वा सकते हैं और उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। केवल एक एप्लीकेशन लिख देने मात्र से प्रकरण का अन्वेषण खत्म नहीं हो जाएगा और उसमें कार्रवाई हो सकती है। ये मेरी अपनी कानूनी राय है। अच्छा, तो भाई साहब, ये जिस तरीके से आपने ये पूरा केस डील करा, कुछ 2 दिन पहले की बात है, तीसरे दिन ये विड्रॉल हो गया, तो अब क्या अपील कर रहे हैं आप या कोई अपने ही अधिवक्ता साथी या कोई व्यक्ति इस केस को क्योंकि लड़े, क्योंकि पहले जो कार्रवाई हुई वो निश्चित तौर पर गलत थी? इसमें क्या है कि राजनीतिक और नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुछ मिलीभगत सामने आ सकती है या कर सकती है, क्योंकि पहले भी इसमें राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल किया गया था। जब इसकी सिविल मुकदमा चल रहा था उस समय भी एक तरीके से कार्रवाई करके और पार्षद के विरुद्ध झूठा आरोप लगा के करा गया था, तो वो उसको भी उन्होंने लड़के समाप्त कराया। इसको भी इसी प्रकार येन केन प्रकार झूठा बनाया। आप देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो यशपाल सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी 17 बोर्ड ऑफिस सिविल लाइन अजमेर का एफिडेविट है। इस एफिडेविट में उसको पहचानने वाले श्री जितेंद्र खत्री हैं, जो कि JLO शायद जूनियर लॉ ऑफिसर हैं नगर निगम अजमेर में, लिखा हुआ है। आप देखिए इस पे। तो आज जब नगर निगम के खिलाफ मुकदमा है तो नगर निगम के खिलाफ मुकदमा होने पर नगर निगम के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति मुकदमा करा रहा है या वापस ले रहा है तो उसको नगर निगम का अधिकारी कैसे उसको पहचान करेगा, किस प्रावधान में करेगा? ये उस सरकारी अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने विधि विरुद्ध जाकर अपने पद के कर्तव्य से विधि विरुद्ध जाकर ये कार्रवाई की। और इसके लिए मैं उसके विरुद्ध मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र और सक्षम हूँ, क्योंकि उसने इस तरीके की कार्रवाई की जो कि उसके पद से विपरीत है। और ये आप देखिए कि आप प्रार्थना पत्र की लैंग्वेज देखिए। परिवादी ने ये कहा है कि मैंने भ्रम में ना मुकदमा कर दिया था 7 से, तो अगर उसको भ्रम था तो उसने मुकदमा दीवानी दावा क्यों पेश किया? परिवादी ने किताब ये मेरा तंदूर रेस्टोरेंट नहीं तोड़े, दावा है लैंग्वेज, और तोड़ने के लिए मुकदमा पेश किया। स्टे उसने लिया, स्टे लेने के बाद जब वो तोड़ रहे थे तब मौके पे गया, फिर मौके पे दिखाने के बाद उसने SP को और पुलिस अधिकारियों को डाक से अपनी शिकायत भेजी, फिर परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में अगर 202 के बयान में रहे तो उसने फिर वापस निगरानी की। इससे स्पष्ट तौर पे है कि आज द्वारा परिवादी का पेश किया गया शपथ पत्र, जिसको इस जूनियर लीगल ऑफिसर ने प्रमाणित कराया है, वो अदालत में झूठा और बेबुनियाद और मनगढ़ंत तथ्यों पर दिया गया है। इसके लिए इन दोनों के विरुद्ध मैं अदालत से प्रार्थना करूंगा कि इनके विरुद्ध प्रसंज्ञान लिए जाकर दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
तो देखा दर्शकों, यहाँ पर एक बार फिर जो दर्शक बाद में जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले परिवादी यशपाल के जरिए एक न्यायालय के जरिए एक मुकदमा सदर कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था। पूर्व जो जिला कलेक्टर हैं अंशदीप जी, हाल में जो नगर निगम आयुक्त हैं सुशील कुमार जी, और स्मार्ट सिटी के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी, उनका आरोप था यशपाल जी का कि जो उनका इंडोर स्टेडियम में तंदूर रेस्टोरेंट था वह तोड़ा गया है, जबकि उस पर स्टे था, उसके बावजूद भी तोड़ा गया था। उस पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था और आज यशपाल ने प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में आकर विड्रॉल की प्रार्थना पत्र न्यायालय में दर्ज किया है। अब देखना होगा क्या न्यायालय इस पूरी प्रक्रिया पर जो दबाव करने वाले लोग हैं और जो नगर निगम के जो कर्मचारी, JLO जो भी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई शुरू करती है या नहीं।